प्रिय दर्शक, आज की ये खबर सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। ये उस पूरी वैश्विक व्यवस्था की तस्वीर है जहां सत्ता, ताकत, तेल, अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी आपस में टकरा रही हैं। ईरान की सड़कों पर जो आग जल रही है, उसकी लपटें सिर्फ तेहरान, इस्फहान या ईलाम तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उसका असर वॉशिंगटन, तेल अवीव, मॉस्को, बीजिंग और यहां तक कि यूरोप की राजधानियों में भी महसूस किया जा रहा है। बीते 10 दिनों में ईरान एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा है जहां से या तो हालात काबू में आएंगे या फिर ये संकट एक बड़े विस्फोट में बदल सकता है। आर्थिक बदहाली, आसमान छूती महंगाई, गिरती मुद्रा और जनता के गुस्से ने ईरान को अंदर से हिलाकर रख दिया है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक इन प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 36 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि हर एक मौत के पीछे एक परिवार, एक सपना और एक भविष्य दफन हो गया है। विदेश स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी यानी HRANA का कहना है कि मरने वालों में 34 प्रदर्शनकारी और 2 सुरक्षा बलों के सदस्य शामिल हैं। वहीं ईरानी सरकार अब तक किसी आधिकारिक मौत के आंकड़े को सार्वजनिक करने से बचती रही है। सरकार का दावा है कि कम से कम 3 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। BBC फारसी सेवा ने अब तक 20 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जिनकी पहचान भी सामने आ चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि जिन मौतों की पुष्टि नहीं हो पाई, वे कहां हैं, कौन थे वे लोग और किस हाल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। ईरान में ये विरोध प्रदर्शन अचानक नहीं फूट पड़ा। इसके पीछे 1 साल से भी ज्यादा समय से जमा होता गुस्सा है। ईरानी रियाल की कीमत पिछले 1 साल में रिकॉर्ड स्तर तक गिर चुकी है। डॉलर के मुकाबले रियाल की हालत इतनी खराब हो गई है कि आम दुकानदार, छोटे व्यापारी और नौकरी पेशा लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी जूझ रहे हैं। महंगाई दर 40% तक पहुंच चुकी है। खाने पीने की चीजें, दवाइयां, ईंधन और मकान का किराया आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। ऐसे में 28 दिसंबर को तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ विरोध धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। पहले दुकानदार सड़कों पर उतरे, फिर छात्रों ने आवाज उठाई और देखते ही देखते ये आंदोलन ईरान के 31 में से 27 प्रांतों तक पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ महंगाई के खिलाफ नारे नहीं लगाए, बल्कि सीधे सीधे धार्मिक नेतृत्व और शासन व्यवस्था को चुनौती दी। तेहरान के ग्रैंड बाजार में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कई जगहों पर लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चली और हालात बेकाबू हो गए। पश्चिमी ईलाम प्रांत के मालिकशाही शहर में हालात सबसे ज्यादा तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। वहां सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की घटना में एक पुलिसकर्मी की मौत हुई। इसके बाद पूरे इलाके में सख्त कार्रवाई शुरू हो गई। HRANA के मुताबिक इन प्रदर्शनों में कम से कम 60 लोग घायल हुए हैं और 2076 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन असल संख्या इससे कहीं ज्यादा होने की आशंका है, क्योंकि कई परिवार डर के मारे अपने परिजनों की गिरफ्तारी या मौत की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर पा रहे हैं। कुर्द मानवाधिकार संगठन हैंगाव का दावा है कि मालिकशाही में सरकारी इमारत के सामने हुए प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की गोलीबारी में एक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर समेत 5 प्रदर्शनकारी मारे गए। वहीं अर्ध सरकारी मीडिया का कहना है कि एक सुरक्षा ठिकाने में घुसने की कोशिश के दौरान 3 लोग मारे गए, जिनमें एक सुरक्षाकर्मी भी शामिल था। हैंगाव और नॉर्वे स्थित ईरान ह्यूमन राइट्स संगठन दोनों ने अब तक कम से कम 27 मौतों की पुष्टि की है, जिनमें 5 बच्चे शामिल हैं। 8 प्रांतों में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाए जाने की खबरें सामने आई हैं। ये वही बिंदु है जहां अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता और गहरी हो जाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन को दबाने के लिए रेवोल्यूशनरी गार्ड और विशेष पुलिस बलों ने शॉटगन का इस्तेमाल किया। अस्पतालों में आंसू गैस के गोले फेंके गए और यहां तक कि कांच तोड़कर अंदर घुसकर मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट की गई। एमनेस्टी का कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है और ये दिखाता है कि असहमति को दबाने के लिए ईरानी सरकार कितनी दूर तक जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इन मौतों और घायलों पर गहरा दुख जताया है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने साफ कहा है कि लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार मिलना चाहिए और किसी भी हाल में और जाने नहीं जानी चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के कार्यालय ने ईलाम प्रांत की हिंसा की जांच के लिए विशेष टीम गठित करने के आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच से सच सामने आएगा या ये भी बाकी जांचों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका की भूमिका हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुली चेतावनी दी है कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई तो अमेरिका हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। इस बयान ने तेहरान में घंटी की आवाज बजा दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को उच्चश्रृंखल करार दिया और कहा कि उन्हें सख्ती से निपटा जाएगा।
उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ईरान किसी भी दुश्मन के सामने झुकने वाला नहीं है। ईरान के न्यायपालिका प्रमुख गोलाम हुसैन मोहसेनी एजई ने कहा कि जिन लोगों की आजीविका को लेकर जायज चिंताएं हैं उनकी बात सुनी जाएगी, लेकिन जो लोग अशांति फैलाएंगे उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इसी बीच एक और घटना ने ईरान के शासकों की नींद उड़ा दी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को अमेरिकी विशेष बलों द्वारा कथित तौर पर पकड़कर ले जाने की खबर ने तेहरान में डर का माहौल पैदा कर दिया है। कराकस में जिस तरह से अमेरिकी कमांडो अचानक उतरे, राष्ट्रपति के सुरक्षित महल में घुसे और मदुरो को उनकी पत्नी के साथ हिरासत में लेकर विमान से बाहर ले गए, वो दृश्य ईरानी नेतृत्व के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। ये सिर्फ वेनेजुएला की सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक संदेश है कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर कितनी दूर तक जा सकता है। ईरान में पिछले एक हफ्ते से हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 88 शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। बसीज बलों की सख्त कार्रवाई में अब तक 29 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और हजारों को हिरासत में लिया गया है। ट्रंप की धमकी ने हालात को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर दमन जारी रहा तो ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब ईरान पहले से ही कई मोर्चों पर दबाव में है। बीते गर्मियों में इजरायली हमलों से हुए नुकसान से देश अभी उबर भी नहीं पाया था कि अब आंतरिक संकट गहराता जा रहा है। खामेनेई इस आंदोलन को विदेशी साजिश करार दे रहे हैं, लेकिन सड़कों पर उतरने वाले आम लोग इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की लड़ाई बता रहे हैं। वेनेजुएला का पतन और ईरान की अस्थिरता अब वैश्विक राजनीति में एक नए समीकरण को जन्म दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन सांसदों के सामने दिए गए भाषण में मदुरो की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए उनका मजाक उड़ाया। एएफपी के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि मदुरो उनके डांस स्टेप्स की नकल करते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद यह बयान आया जिसमें कहा गया कि मदुरो का सार्वजनिक रूप से अमेरिकी धमकियों को नजरअंदाज करना व्हाइट हाउस के लिए एक चुनौती बन गया था। ट्रंप ने वॉशिंगटन के केनेडी आर्ट्स सेंटर में कहा कि मदुरो मंच पर चढ़कर उनकी नकल करता था, लेकिन वो एक हिंसक व्यक्ति है जिसने लाखों लोगों को मरवाया और यातना दी। मदुरो के पतन के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला की अंतरिम सरकार को कड़ा संदेश दिया है। शर्त साफ है, अगर वेनेजुएला फिर से तेल उत्पादन शुरू करना चाहता है तो उसे चीन, रूस, ईरान और क्यूबा के साथ अपने सभी आर्थिक संबंध तोड़ने होंगे। अमेरिकी प्रशासन का लक्ष्य वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था से इन देशों के प्रभाव को पूरी तरह खत्म करना है। अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला अपने भारी कच्चे तेल की बिक्री में अमेरिका को प्राथमिकता दे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण वेनेजुएला के तेल टैंकर पूरी तरह भर चुके हैं और तेल रखने की जगह नहीं बची है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बंद कमरे में सांसदों से कहा कि इस संकट के चलते वेनेजुएला के पास अमेरिका की शर्तें मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका को सौंपेगा और उसकी बिक्री से मिलने वाला पैसा उनके नियंत्रण में रहेगा। इसी बीच अमेरिका की नजर अब ग्रीनलैंड पर भी है। व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि डेनमार्क के अधीन ये द्वीप अमेरिका अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए अहम मानता है। यहां तक कि जरूरत पड़ने पर मिलिट्री विकल्प भी खुले रखे गए हैं। यूरोपीय देशों ने डेनमार्क के समर्थन में एकजुट होकर बयान दिया है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला दिया है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो नाटो का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का भी मजाक उड़ाया, दावा किया कि उन्होंने शुल्क बढ़ाने की धमकी देकर फ्रांसीसी दवाओं की कीमत 3 गुना बढ़वा दी। उन्होंने कहा कि विदेशी नेता उनकी धमकी के सामने कुछ ही मिनटों में झुक जाते हैं। इस बयान पर फ्रांस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह साफ है कि ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति दुनिया भर में तनाव बढ़ा रही है। इसी माहौल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब गाजा में हालात बेहद खराब हैं और ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। प्रिय दर्शक, आज दुनिया एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां एक चिंगारी पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती है। ईरान की सड़कों पर बहता खून, वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन, ग्रीनलैंड पर बढ़ती खींचतान और यूरोप अमेरिका के बीच तनाव, ये सब संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिन आसान नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या दुनिया के ताकतवर देश बातचीत और समझदारी का रास्ता अपनाएंगे या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा, जहां आम लोगों को सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।